सिल्वर वेडिंग अर्थात शादी की रजत जयंती। नंबर 1, भूमिका। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित एक लंबी कहानी है जिसे कहानीकार ने एक परंपरावादी व्यक्ति के विवाह की 25वीं वर्षगांठ को विषय बनाकर रचा है। कहानीकार ने आधुनिक समाज के अनुसार न बदल पाने वाले व्यक्ति की मनोदशा को चित्रित किया है। यह कहानी दो पीढ़ियों के विचारों का अंतर, हमारे समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तथा मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्यों के घिसते चले जाने की संवेदना व्यक्त करती है। दूसरा, कार्यालय का वातावरण। यशोधर पंत अपने ऑफिस में विभागीय अधिकारी हैं। वे कर्मठ हैं, इसलिए छुट्टी के समय के बाद तक भी कार्य करते हैं। इस कारण उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी मजबूर होकर वहीं रहते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके वे दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर देते हैं। किसी कर्मचारी की अशिष्टता को वे अनदेखा कर देते हैं, जिससे कार्यालय का वातावरण ठीक रहे। नए कर्मचारी को देखकर उन्हें अपने अतीत की स्मृतियाँ याद आती हैं और वे अपने आदर्श कृष्णानंद पांडे के संदा के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं। तीसरा, यशोधर बाबू की स्वभावगत आदतें। यशोधर बाबू पूर्ण व्यवस्था के साथ चलते हैं। खर्चे नगण्य होने पर भी बटुए में 100-150 हमेशा रखते थे। साइकिल चलाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, स्कूटर उन्हें बेहुदा सवारी लगती है और कार खरीद नहीं सकते, इसलिए पैदल ही जाते थे। वे अपने सिद्धांतों पर चलते थे, किसी की आलोचना पर ध्यान नहीं देते थे। वे अपने समय को ठीक से विभाजित करके चलते थे। किसंदा से लगाव के कारण उनकी मृत्यु के बाद भी वे उस स्थान को नहीं छोड़ते। चौथा, घर परिवार से यशोधर बाबू के संबंध। यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से मतभेद होने लगता है। बच्चे बड़े हो गए, नौकरी करते हैं, लेकिन वे अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि ऐसी खुशहाली भी किस काम की जो अपनों में परायापन पैदा करे। इस पर जनरेशन गैप, पीढ़ीगत अंतराल का दिलासा देकर वे स्वयं को शांत करते हैं। कष्ट इस बात का होता है कि उनकी संस्कारी पत्नी भी मातृसुलभ मजबूरी के कारण बच्चों का ही साथ देती है और संयुक्त परिवार के दौर की अपनी आहत मनोवृत्तियों को भी प्रकट करती है। पांचवा, किसंदा के जीवन से तुलना। इन परिस्थितियों के बीच वे सोचते हैं कि क्या अच्छा नहीं होता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया होता। लेकिन उन्हें याद आता है कि किसंदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। उनके द्वारा उपकृत लोगों में से किसी ने भी बुढ़ापे में उनकी मदद नहीं की और एक दिन जो हुआ होगा से उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन फिर भी रिटायर होने के कुछ साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। किसंदा से मिले उपदेशों की विरासत से उन्हें अपने बच्चों का गैर जिम्मेदार होना बुरा नहीं लगता था और बच्चों का सनाथ होना उन्हें अच्छा लगता था। छठवां, यशोधर बाबू के विचार। यशोधर बाबू के बीवी बच्चे अपना मकान बनाने पर जोर देते थे, लेकिन यशोधर बाबू के विचार थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। वे दुनियादारी के प्रति सुलझी सोच रखते हैं। उनकी भविष्य की परिकल्पना गांव जाकर रहने की है। बच्चे इस पर बहस करते हैं तो उनसे जवाब देते नहीं बनता। धार्मिक गतिविधियों में वे अपने आदर्श किसंदा के मानकों का पालन करते हैं। अपने बच्चों से वे पारिवारिकता की अपेक्षा रखते हैं। सातवां, किसंदा की सीख। यशोधर बाबू किसंदा के साथ रहे और उनके मुंह से सुनी सुनाई बातों को आंखों देखी बना डाला। यशोधर बाबू मानते थे कि उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गियत आना ठीक है और वे पत्नी से भी यही अपेक्षा रखते थे। वे पूजा करते समय परम सत्ता में ध्यान लगाना चाहते थे और रिटायर होने के बाद शांति की तलाश में पुश्तैनी गांव जाना चाहते थे। किसंदा सुबह शहर से लौटते वक्त यशोधर बाबू से कहते कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ। यशोधर बाबू ने भी किसंदा के पट्ट शिष्य की भूमिका पूर्ण निष्ठा के साथ निभाई और उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाते गए। आठवां, यशोधर बाबू की आकांक्षाएं। यशोधर बाबू चाहते थे उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन वे दुराग्रही नहीं थे। वे अपनी बात को पत्थर की लकीर नहीं बनाते थे, लेकिन ये मानते थे कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। वे अपने बच्चों में जिम्मेदारियों का विभाजन देखना चाहते थे और उनसे इसे
व्यवहार में लाने की अपेक्षा रखते थे कि वे कोई भी कार्य पिता से पूछ कर करें। अपेक्षाएं पूरी न होने पर वे इसका निदान समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश में ढूंढ लेते थे। 9वां, सिल्वर वेडिंग का आयोजन। यशोधर बाबू का घर इस प्रकार से सजा था कि वे अपने घर को ही नहीं पहचान पाते। मेहमानों का आना जाना लगा था, वे शुभकामनाएं भी दे रहे थे। पत्नी और बेटी भी आधुनिक परंपरा से व्यवहार कर रहे थे। अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोदा बाबू अंधेरे में छिप गए। भीड़ कम होने पर वे घर में गए तो बेटे ने शिकायत की कि आज आपकी सिल्वर वेडिंग है और आप इतनी देर से आ रहे हैं। यशोदा बाबू को अपने बच्चों से कई शिकायतें हैं, पर कुल मिलाकर उन्हें बच्चों के कार्य अच्छे लगते हैं, क्योंकि इससे समाज में वे उच्च वर्ग में गिने जाएंगे। सिल्वर वेडिंग के आयोजन पर भी उन्हें प्रसन्नता होती है, क्योंकि आज तक तो उनके जन्मदिन पर भी कभी लड्डू तक नहीं आए। मेहमानों से परिचय कराते समय वे बताना चाहते हैं वे संस्कारी कुमाऊनी हैं, फिर भी विलायती रीति रिवाज भली प्रकार से जानते हैं। केक काटना, लेकिन खाने से लिए बहाने करना, पूजा लंबे समय तक करते रहना, ये सब उनके द्वंद्वपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। 10वां, समारोह का समापन। समापन के समय वे गमछा पहनकर पार्टी में आ जाते हैं। बेटी के लिमिट बताने पर वे इसी में सहज होने की सफाई देते हैं। मेहमानों द्वारा लाए गए उपहारों पर वे शर्मा जाते हैं। जब बच्चे ये कहकर उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहनाते हैं कि इसे पहनकर सुबह दूध लेने जाया करें, तो उनकी आंखों में नमी चमकने लगती है। शायद उन्हें यह बात चुभ गई कि जो बेटा गाउन पहनकर दूध लाने की बात करता है, वह यह क्यों नहीं कहता कि दूध मैं लाया करूँगा। या उन्हें गाउन पहनकर किसंदा की याद आ गई, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी। 11वां निष्कर्ष। कहानी में कथानायक का व्यक्तित्व उनके द्वारा प्रयुक्त समहाउ इम्प्रॉपर तथा जो हुआ होगा वाक्यांशों में प्रदर्शित होता है। बदलाव के पक्ष में न रहना और न ही कोई निर्णय ले पाना, दोनों स्थितियाँ कथानायक के जीवन का द्वंद्व हैं। बच्चों की तरह की उन्हें प्रसन्नता देती है, लेकिन इससे उत्पन्न परायापन कष्ट देता है। यह कहानी बदलते समाज की सच्चाई को स्पष्ट करती हुई प्रगति करने के साथ मानवता को बचाए रखने पर बल देती है।